हेलो फ्रेंड्स। आज हमारा आधुनिक भारत के इतिहास का ही 26वां लेक्चर है, जिसमें हम आज़ाद हिंद फौज, विवेल योजना और शाही नौसेना को कवर करेंगे। क्योंकि हम यह महेश सर की एनसीईआरटी पुस्तक से कवर कर रहे हैं, तो एनसीईआरटी अपने आप में ही महत्वपूर्ण होते हैं और इसके प्रश्न अति महत्वपूर्ण होते हैं। हम प्रश्नों के माध्यम से कॉन्सेप्ट को भी देखते हुए चलेंगे जहाँ आवश्यक होगा। इससे हमारे प्रश्न भी तैयार हो जाएंगे, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और टॉपिक भी तैयार हो जाएगा। तो चलिए प्रश्नों को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज का गठन किस वर्ष किया गया था? आज़ाद हिंद फौज का गठन वर्ष 1942 में किया गया था। गठन अर्थात स्थापना किसके द्वारा किया गया था? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना वर्ष 1942 ईस्वी में रास बिहारी बोस के द्वारा, रास बिहारी बोस, रास बिहारी बोस के द्वारा 1942 में जापान में किया गया था। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना जापान में की गई थी और मुख्यालय सिंगापुर में, मुख्यालय आज़ाद हिंद फौज का मुख्यालय सिंगापुर में बनाया गया, तो याद रखिएगा। आगे देखते हैं, आज़ाद हिंद फौज का विचार सर्वप्रथम किसने सुझाया था? कि एक आज़ाद हिंद फौज होनी चाहिए, इसका विचार सर्वप्रथम किसने सुझाया था? मोहन सिंह ने। स्थापना रास बिहारी बोस ने की थी, लेकिन एक आज़ाद हिंद फौज होनी चाहिए, इसका विचार सबसे पहले मोहन सिंह ने रखा था। आगे है, जुलाई 1943 में रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज की कमान किसे सौंप दी थी? जुलाई 1943 में रास बिहारी बोस के द्वारा सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद फौज की कमान सौंप दी गई थी। चूँकि भारत में 1939 में त्रिपुरी संकट के बाद सुभाष चंद्र बोस ने अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। 39 में ही उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। इसके लिए उन्हें 1940 में नज़रबंद कर दिया गया और कलकत्ता में रखा गया। वे 41 में वेश बदलकर, एक पठान का वेश बदल रखकर, नाम क्या रखा उन्होंने? जियाउद्दीन। उन्होंने अपना नाम जियाउद्दीन रखा और अफगानिस्तान के रास्ते से वो जर्मनी चले गए। इसके बाद होते हुए वो जर्मनी होते हुए जापान पहुंच गए और फिर सिंगापुर चले गए। तो उन्हें 41 में नज़रबंद किया गया था। वो वेश बदलकर भारत से बाहर निकल गए थे। आगे है, यहाँ पे एक नोट है, सुभाष चंद्र बोस ने झांसी की रानी झांसी रेजिमेंट के नाम से एक महिला रेजिमेंट का गठन किया था। आज़ाद हिंद फौज के 3 अन्य ब्रिगेडों के नाम क्रमशः सुभाष ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड और गांधी ब्रिगेड रखे गए थे। ये बहुत महत्वपूर्ण ब्रिगेड होते हैं, जैसे बटालियन हम देखते हैं ना, वही ब्रिगेड, सुभाष ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड और गांधी ब्रिगेड। महिलाओं के लिए, महिलाओं को गठन के लिए रानी झांसी रेजिमेंट का भी गठन किया गया था। ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको याद रखिएगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे है, किस देश के द्वारा सुभाष चंद्र बोस को अंडमान एवं निकोबार द्वीप सौंपा गया था? अंडमान और निकोबार द्वीप जापान द्वारा सुभाष चंद्र बोस को प्रदान किया गया था। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा कि जापान के द्वारा अंडमान निकोबार को सुभाष चंद्र बोस जी ने प्राप्त किया था। आगे है, सुभाष चंद्र बोस द्वारा अंडमान तथा निकोबार का नया नाम क्या रखा गया था? जैसे पुराना अंडमान निकोबार तो था, उन्होंने उसका नामकरण किया, तो उन्होंने उसका नाम क्या रखा? अंडमान का नाम शहीद द्वीप और निकोबार का नाम स्वराज द्वीप रखा। उसी में से कुछ द्वीपों का नाम उन्होंने शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप रखा। तो याद रखिएगा, उन्होंने नया नामकरण किया, उनका ये शहीद द्वीप है और स्वराज द्वीप है। यहाँ पे नोट है, 6 जुलाई 1944 को आज़ाद हिंद फौज के रेडियो के एक प्रसारण में महात्मा गांधी को संबोधित करते हुए सुभाष चंद्र बोस ने कहा,
भारत की स्वतंत्रता के लिए अंतिम युद्ध प्रारंभ हो चुका है। राष्ट्रपिता। भारतीय स्वतंत्रता के इस पवित्र युद्धों में हमें आपका आशीर्वाद चाहिए। यही वो पल है 6 जुलाई 1944 को जब महात्मा गांधी को सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया। तो कई बार प्रश्न आता है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा? सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस ने। आगे देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी? द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना सुभाष चंद्र बोस ने बनाई थी। ये बहुत महत्वपूर्ण है। द फ्री इंडियन लीजन किसकी सेना थी? सुभाष चंद्र बोस द्वारा बनाई गई थी। उन्होंने कहा कि हमें खुद की एक सेना बनानी चाहिए ताकि जब हमें आवश्यक हो तो हम उनको उपयोग कर सकें। आगे। दिल्ली चलो, जय हिंद तथा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा नारा किसने दिया था? यह नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब 1943 में वह सिंगापुर में थे, कौन? सुभाष चंद्र बोस ने, तो वह आज़ाद हिंद फौज और एक आज़ाद हिंद सरकार बनाया। आज़ाद हिंद सरकार बनाया सिंगापुर में। और उन्होंने कहा कि जो उनके मित्र राष्ट्र हैं उनके विरुद्ध उन्होंने युद्ध की घोषणा भी कर दी। सरकार स्थापित की और 43 में युद्ध की घोषणा कर दी। और उन्होंने नारा दिया दिल्ली चलो। तो कभी भी प्रश्न है दिल्ली चलो का नारा 1943 में दिया गया सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा सिंगापुर से। और कौन कौन से नारे दिए गए? जय हिंद। कभी भी आए जय हिंद किसने नारा दिया? सुभाष चंद्र बोस ने। दिल्ली चलो का नारा और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये सारी तीनों घटनाएं 1943 की हैं। तो ये याद रखिएगा जो कि सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा उपयोग की गई। और इन्होंने उसी समय 3 प्रमुख ब्रिगेड स्थापित किए थे। कौन कौन से? गांधी ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड और सुभाष ब्रिगेड। महिलाओं के लिए एक रानी झांसी रेजिमेंट का गठन किया था। आगे है सुभाष चंद्र बोस को देश का नायक की उपाधि किसके द्वारा प्रदान की गई थी? सुभाष चंद्र बोस जी देश के नायक हैं, यह उपमा किसके द्वारा उन्हें दी गई थी? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। यही रविन्द्रनाथ टैगोर हैं जिन्होंने गांधी जी को महात्मा कहकर पुकारा था। चंपारण सत्याग्रह के बाद उसी रविन्द्रनाथ टैगोर ने सुभाष चंद्र बोस जी को देश नायक की उपाधि दी। आगे है यहाँ पे एक नोट है, महात्मा गांधी जी द्वारा सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त की उपाधि दी गई थी। ये वही हैं जो 1939 का जब त्रिपुरी संकट हुआ था तो गांधी जी ये एक विरोध में खड़े थे। वही 1943 का वक्त है जब महात्मा गांधी ने सुभाष चंद्र बोस जी को देशभक्तों का देशभक्त की संज्ञा दी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने उन्हें देश नायक की उपाधि दी। स्वयं सुभाष चंद्र बोस जी ने गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया। ये कितने कोइंसिडेंट, कितने महत्वपूर्ण हैं कि सब एक दूसरे से मतभेद हैं, मनभेद नहीं है और उद्देश्य एक ही है, स्वतंत्रता प्राप्ति। तो ये सब 1943 के आसपास की घटना है। सुभाष चंद्र बोस जी ने महात्मा गांधी को इसी समय राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया और महात्मा गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस जी को देशभक्तों का देशभक्त की उपाधि दी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि दी। ये बहुत महत्वपूर्ण है। आगे है वर्ष 1945 में, वर्ष 1945 सरकार के प्रति निष्ठा न रखने किसकी बात हो रही है? वर्ष 1945 सरकार के प्रति निष्ठा न रखने के आरोप में किसके ऊपर लाल किला मुकदमा चलाया गया था? आज़ाद हिंद फौज के द्वारा। ये सब घटनाएं तो होती ही रहती थी उस समय। लाल किला मुकदमा किससे संबंधित है? आज़ाद हिंद फौज से संबंधित है। आप याद रखिएगा
जो कि 1945 में चला था लाल किला मुकदमा। और ये माना जाता है कि वर्ष 1945 को 18 अगस्त को एक हेलीकॉप्टर क्रैश में सुभाष चंद्र बोस जी की मृत्यु हो गई थी। आगे है एक नोट है, ब्रिटिश सरकार ने आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों एवं अधिकारियों को गिरफ्तार कर नवंबर 1945 में दिल्ली के लाल किले में उन पर मुकदमा चलाया। इनमें 3 अभियुक्तों कौन कौन थे? प्रेम सहगल, गुरुबख्श सिंह ढिल्लो और शहनवाज खान को फांसी की सजा दी गई तथा राशिद अली को 7 वर्ष का कारावास दंड निर्धारित किया गया, परंतु बाद में जनता के भारी विरोध के कारण उन्हें दोषमुक्त घोषित कर दिया गया। तो यही प्रश्न आ जा सकता है कि प्रेम सहगल, गुरुबख्श सिंह ढिल्लो और शहनवाज खान ये तीनों व्यक्ति किससे संबंधित थे? यही प्रश्न पूछ सकता है। तो ये आज़ाद हिंद फौज से संबंधित थे जिन पर लाल किले का मुकदमा चलाया गया था। आगे है, किस वायसराय के द्वारा आज़ाद हिंद फौज के अभियुक्तों को क्षमा कर दिया गया? किसकी बात हो रही है? आज़ाद हिंद फौज के अभियुक्तों को। जो अभियुक्त कौन कौन थे? प्रेम सहगल, गुरुबख्श सिंह ढिल्लो, शहनवाज खान। उस समय वायसराय लॉर्ड वेबल थे 1945 में। याद रखिएगा 1945 में वेबल वायसराय थे। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज के अभियुक्तों पर जो मुकदमा चलाया गया था उसको क्षमा कर दिया था। आगे है, वर्ष 1944 में CR फार्मूला किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? CR फार्मूला सी राजगोपालाचारी के द्वारा प्रस्तुत किया गया। ये CR फार्मूला बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ था 1944 में कि जो द्विराष्ट्र की भावना, द्विराष्ट्र की भावना 1940 में फलीभूत हो गई कि हाँ अब तो द्विराष्ट्र हम लेकर ही रहेंगे। 1930 में एक बार कहा गया था रहमत अली के द्वारा कि एक अलग मुस्लिम राष्ट्र होना चाहिए। वो कैसा होना चाहिए, इसका एक खाका तो 1940 में तैयार हुआ, लेकिन एक मुस्लिम राष्ट्र होना चाहिए इसकी चर्चा 1930 में ही कर दी गई थी कि एक मुस्लिम राष्ट्र होना चाहिए, इसकी बात की गई थी। 1940 में एक पाकिस्तान नामक स्वतंत्र राष्ट्र की मांग शुरू हो गई। तो ये जो द्विराष्ट्र की अवधारणा है, अब तक किसी भी प्रावधान में इसको प्रत्यक्ष रूप से तो इसमें भी CR फार्मूले में भी नहीं एक्सेप्ट किया गया, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से कहा गया कि ऐसा हो सकता है कि हम द्विराष्ट्र निर्मित कर दें। तो CR फार्मूले में अप्रत्यक्ष रूप से द्विराष्ट्र को स्वीकार किया गया था। CR फार्मूला सी राजगोपालाचारी से संबंधित था। तो आप ये याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। आगे है, भारतीय राजनीति गतिरोधों को दूर करने के लिए वेबल योजना कब प्रस्तुत की गई? वेबल योजना यही आ जाए कि वेबल योजना कब प्रस्तुत की गई? 14 जून 1945 को। आगे देखते हैं, कभी प्रश्न है वेबल योजना कब प्रस्तुत की गई? 14 जून 1945 को। चूंकि हम आगे भी देखते हैं कूट के तरीके से प्रश्न आता है, 42 में, मार्च में, अगस्त में। वेबल योजना 45 में। आगे, वेबल योजना पर विचार करने के लिए आयोजित शिमला सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से किसने प्रतिनिधित्व किया था? शिमला सम्मेलन कब बुलाया गया था? वर्ष 1945 ईस्वी में। तो शिमला सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से प्रतिनिधित्व किसने किया था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो कि हमारे देश के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। इसमें एक विवाद हो गया था कि लीग की मांग थी कि मुस्लिम केवल मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करते हैं, कांग्रेस को किसी भी मुसलमान को शामिल नहीं करना चाहिए। लेकिन कांग्रेस किसी धर्म विशेष की संस्था तो थी नहीं, तो उन्होंने अपने प्रतिनिधि के रूप में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को भेजा। आगे देखते हैं,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इससे पहले के लेक्चर में हमने देखा वर्ष 1939 ईस्वी से लेकर 45 ईस्वी तक द्वितीय विश्व युद्ध चला। अब इस समय देश अस्थिर वैसे भी था, देश विदेश, तो कांग्रेस की अध्यक्षता क्यों होती? उतनी चर्चा पर चर्चा नहीं होती थी। तो 39 में अध्यक्षता उस समय तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ले ली थी सुभाष चंद्र बोस के स्थान पर। इसके बाद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को बनाया गया और वो लगातार 6 वर्षों तक कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहे। 39 में त्रिपुरी संकट हुआ था, सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दिया था, तो उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने थे। लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद बने और वो 6 वर्षों तक अध्यक्ष पद पर रहे। आगे देखते हैं। आज़ाद हिंद फौज के विरुद्ध मुकदमे में कांग्रेस द्वारा गठित आज़ाद हिंद फौज बचाव समिति का अध्यक्ष कौन था? आज़ाद हिंद फौज बचाव समिति के अध्यक्ष भूलाभाई देसाई थे। ये बहुत महत्वपूर्ण है। भूलाभाई देसाई के द्वारा आज़ाद हिंद फौज के जो अभियुक्त थे उनके लिए केस भी लड़ा गया था। आगे है, आज़ाद हिंद फौज दिवस कब मनाया गया? आज़ाद हिंद फौज दिवस 12 नवंबर 1945 को मनाया गया। ये बहुत महत्वपूर्ण है। 12 नवंबर को 1945 में आज़ाद हिंद फौज दिवस मनाया गया, उन्हें बचाव के लिए। यहाँ पे एक शाही नौसेना विरोध भी हुआ था। कब हुआ था? 18 से 23 फरवरी के बीच 1946 ईस्वी में। तो यही प्रश्न आ जाए थे, शाही नौसेना विद्रोह कब हुआ था? 1946 में 18 से 23 फरवरी के बीच में। क्या घटनाएं हुई थी इसमें? रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोह की शुरुआत 18 फरवरी को हुई, जब बंबई में नौसैनिक जहाज HMIS तलवार के सैनिकों, कितने सैनिक या नाविक? 1100 नाविकों ने नस्ली भेदभाव और खराब भोजन के प्रतिवाद में हड़ताल दे दी। उन्होंने कहा हमारे साथ भेदभाव हो रहा है नस्ली आधार पर कि हम गोरे हैं, हम इंडियन हैं, इसके आधार पर हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। नस्ली भेदभाव पर उन्होंने हड़ताल कर दिया। और ये देश के लिए एक विडंबना थी कि हमारी सेना ही जब हड़ताल कर देगी तो देश कैसे बचेगा, क्योंकि सेना देश की रक्षक होती है। आगे है, सैनिकों की मांग यह थी कि नाविक BC दत्त को, जिसे जहाज की दीवारों पर भारत छोड़ो लिखने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था, रिहा किया जाए। मुद्दा यही था कि एक नाविक BC दत्त थे, उन्होंने जहाज़ों पर भारत छोड़ो लिख दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन कब चला था? वर्ष 1942 ईस्वी में। उन्होंने जहाज़ों की दीवारों पर भारत छोड़ो लिख दिया था और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। उनकी रिहाई की मांग हो रही थी। आगे है, इस देशव्यापी विस्फोट की स्थिति में वल्लभ भाई पटेल ने हस्तक्षेप किया। पटेल व जिन्ना ने उन्हें आत्मसमर्पण की सलाह दी। विद्रोहियों ने आत्मसमर्पण करते हुए कहा कि हम भारत के सामने आत्मसमर्पण कर रहे हैं, ब्रिटेन के सामने नहीं। ये बहुत महत्वपूर्ण है उनका ये। तो सबसे पहले यही कि 2 व्यक्ति इसमें महत्वपूर्ण है उनके आत्मसमर्पण में, सरदार वल्लभ भाई पटेल और जिन्ना। उन्होंने कहा कि आपकी मांगें पूरी होंगी, लेकिन आप अपनी ये जो कार्यवाही है उसको अभी के अभी रोक दीजिए। तो ये घटना क्या हुई? 23 फरवरी, 18 फरवरी को शुरू हुआ था, फिर 23 फरवरी 1946 को सरदार वल्लभ भाई पटेल और जिन्ना के दबाव में आकर विद्रोहियों ने आत्मसमर्पण किया, जिसके पश्चात इन विद्रोहियों ने कहा हम भारत के सामने आत्मसमर्पण कर रहे हैं, ब्रिटेन के सामने नहीं। इसे हम रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह भी कहते हैं।
तो आगे यहाँ पे एक नोट है, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ और इसी के साथ गणतंत्र हुआ। तो फ्रेंड्स, आज हमारा ये आज़ाद हिंद फौज ग्लोबल योजना और शाही नौसेना से संबंधित टॉपिक था। इसको हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।